नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कहानी कैसेंड्रा का अभिशाप, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। खजूर के वृक्षों की छोटी सी छाया उस कड़ाके की धूप में मानो सिकुड़कर अपने आप में या पेड़ के पैरों तले छिपी जा रही है। अपनी उत्तम सांस से छटपटाते हुए वातावरण से दो चार केना के फूलों की आभा एक तरलता, एक चिकनेपन का भ्रम उत्पन्न कर रही है। यद्यपि है सब और सूनापन, प्यासापन, रुखाई। उन केना के फूलों के पास ही एक छींट के टुकड़े से अपने कंधे ढके हुए मेरिया बैठी है। उससे कुछ ही दूर भूमि पर एक अखबार बिछाए उसकी छोटी बहन कॉर्मेन एक रुमाल काट रही है। वे दोनों अपने अपने ध्यान में मस्त हैं, किंतु उनके ध्यान एक ही विषय को दो विभिन्न दृष्टियों से देख रहे हैं। यद्यपि वे स्वयं इस बात को नहीं जानती कि उनके विचार एक दूसरे के कितने पास मंडरा रहे हैं। यद्यपि मेरिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वह इसे अपने हृदय का गुप्ततम रहस्य समझती है। कॉर्मेन की आंखें उसके हाथ के रुमाल पर लगी हुई है। वह उस पर लाल धागे से एक नाम काट रही है, जो मेहंदी के रंग से उस पर लिखा हुआ है, मिगेल। नाम के चारों ओर एक बेल काढ़ी जा चुकी है और बेल के ऊपर एक लाल झंडा। मेरिया अपने पास की किसी चीज को अपने चर्म चक्षुओं से भी नहीं देख रही है। केना के फूलों के आगे जो खजूर के दो चार झुरमुट से हैं, उनके आगे जो छोटे छोटे नए गन्ने के खेत हैं, उनके भी पार कहीं जो स्पष्ट किंतु अदृश्य सत्यताएं हैं, उन्हीं पर उसकी आंखें गड़ी हैं। वहाँ है तो बहुत कुछ। वहाँ मार काट है, हत्या है, भूख है, प्यास है, विद्रोह है, पर मेरिया उसे देख ही नहीं रही। वह तो वहाँ एक स्वप्न की छाया देख रही है। एक स्वप्न जो टूट चुका है किंतु बिखरा नहीं, जो बद्ध हो चुका है किंतु मरा नहीं है। वह मिगेल को याद कर रही है। मिगेल जो जेल में बैठा है, मिगेल जो। पर क्या मन को उलझाने के लिए कोई स्पष्ट विचार आवश्यक ही है? क्या कवि कविता लिखने से पहले उसे लिखने के विचार में और उसके अनुकूल झुकाव में ही इतना तल्लीन नहीं हो सकता कि कविता की अभिव्यक्ति एक अकिंचन, आकस्मिक, दैत्यिक वस्तु हो जाए? तभी तो मेरिया भी उसकी याद में तल्लीन हो रही है। उसे याद ही नहीं कर रही, उसे याद करने की अवस्था में ही ऐसी खो गई है कि वह याद सामने नहीं आती। मेरिया और कॉर्मेन साधारणतया इस समय घर से बाहर नहीं बैठती। एक तो धूप, गर्मी, दूसरे विद्रोह के दिन, तीसरे घर का काम, और सबसे बड़ी, सबसे भयंकर बात यह है कि उन दिनों में वेश्याएं ही दिन दहाड़े बाहर निकलती हैं, या वे कुलबधुएं जो भूख और दारिद्र्य से पीड़ित होकर दिन में ही अपने आप को बेच रही हैं। चोरी से नहीं, धोखे से नहीं, धर्मध्वजियों की काम लिप्सा से नहीं, इन सब सभ्यता के अलंकारों के लिए उन्हें कहाँ अवकाश। किंतु केवल 6 आने पैसे के लिए जिसमें मैं रोटी भर खा सके। मेरिया विधवा है, कॉर्मेन अविवाहिता, और दोनों ही अनाथनी और दरिद्र। किंतु वे अभी वहां तक नहीं पहुंची। वे अभी घर में बैठकर अपने टूटते अभिमान से लिपट कर रो सकती हैं, इसलिए किसी हद तक स्वाधीन है। आज वे बाहर बैठी हैं तो इसलिए कि आसपास आने जाने वालों को देख सके और आवश्यकता पड़ने पर पुकार सके, क्योंकि आज वे अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हैं। दोनों ही उद्विग्न हैं, क्योंकि प्रतीक्षा का समय हो चुका है। पेड़ों की छाया अपना लघुत्तम रूप प्राप्त करके अब फिर हाथ पैर फैलाने लगी है।
शायद पेड़ों के चरणों में आसन पाने से निराश होकर उसी प्राची दिशा की ओर बढ़ने लगी है जिससे सूर्य का उदय हुआ था। शायद इस भावना से कि जो सूर्य को कांख में दबाकर रख सकती है, वह क्या उसे आश्रय नहीं देगा। अतिथि के आने की बेला बहुत देर हुए हो चुकी है, पर मेरिया और कॉर्मेन दोनों अपने कामों या कामों की निष्क्रियता में ऐसी तन्मय दिख रही है कि दोनों ही एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाती और व्यक्त हो जाती हैं। कॉर्मेन कहती है, बहन देखो, यह ठीक बन रहा है, तुम क्या सोच रही हो? और मेरिया बिना उसके प्रश्न का उत्तर दिए ही स्वयं पूछती है, हाँ कॉर्मेन, तू तो कम्युनिस्ट है ना, पक्की। मैं जो हूँ सो हूँ, तुम यह बताओ कि तुम सोच क्या रही थी? मैं क्या सोचूंगी? तू ही तो अपने झंडे में इतनी तल्लीन हो रही है कि कुछ बात नहीं करती। मैं झंडे में और तुम इस नाम में, क्यों ना, कहकर कॉर्मेन शरारत से हंसती है। चुप शैतान, हंसकर मेरिया एकाएक गंभीर हो जाती है और कॉर्मेन भी चुप रहती है। कभी कभी बीच बीच में कनखियों से उसकी ओर देखकर कुछ कहने को होती है, पर कहती नहीं। गन्ने के खेत के इधर एक व्यक्ति आता दिख रहा है। मेरिया स्थिर उत्कंठा से देखने लगी है। कॉर्मेन ने उधर नहीं देखा, किंतु किसी अलौकिक बुद्धि से वह भी अनुभव कर रही है कि उसकी बहन व्यग्रता से कुछ देख रही है और वह भी एक तनी हुई प्रतीक्षा में अपना काम कर रही है। जब वह व्यक्ति पास आ गया तो मेरिया ने उठकर हाथ से उसे इशारा किया और कॉर्मेन से बोली, कॉर्मेन तू भीतर जा, मैं बात करके आऊंगी। कॉर्मेन एक बार मानो कहने को हुई, मैं भी रह जाऊं, फिर उस वाक्य को एक चितवन में ही उलझा कर चली गई। कहो सेबेस्टिन, मिलने को क्यों कहला भेजा था? तुम्हारे लिए समाचार लाया हूं, कोई सुनता तो नहीं? नहीं, फिर भी धीरे धीरे कहूँ, मिगेल का समाचार है। मेरिया चुप, उसके चेहरे पर उत्कंठा भी नहीं दिखती। वह मेंटा जॉस की जेल में है, यह तो मैं भी जानती हूँ। सेबेस्टिन स्वर और भी धीमा करके बोला, वह वहाँ से निकलकर अमेरिका जाने का प्रबंध कर रहा है। मेरिया फिर चुप, पर अब की उत्कंठा नहीं छिपती। उसे धन की जरूरत? फिर? सेबेस्टिन संदिग्ध स्वर में बोला, यही मैं सोच रहा हूँ। मेरा जो हाल है सो देखती हो, अभी 3 दिन से रोटी नहीं खाई और तुमसे भी कुछ कह नहीं सकता। और यहाँ कौन बच रहा है? सभी भूखे मर रहे हैं, मांगू किससे? मेरिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कितना धन चाहिए? सेबेस्टिन ने एक बार तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर कहा, क्या करोगी पूछकर? बहुत। फिर भी कितना? लाओगी कहाँ से? अगर $100 चाहिए तो? 100 चाहिए? तनिक विस्मय से। अगर $200 चाहिए? 300 चाहिए? अब विस्मय को छिपाकर उदासीनता दिखाते हुए, नहीं, चाहिए तो इससे भी अधिक, कम से कम $500 खर्च होंगे। बड़ी जोखिम का काम है, पर इन बातों से क्या लाभ? हो तो कुछ सकता ही नहीं, तुम पूछती क्यों हो? मेरिया चुप है, उसके मुख पर अनेक भाव आते हैं और जाते हैं। सेबेस्टिन उन्हें पढ़ नहीं पाता और सोचता है, यह औरत बड़ी गहरी मालूम पड़ती है, मुझसे बहुत कुछ छिपाए हुए है जिसका मैं अनुमान भी नहीं कर पाता। मेरिया एकाएक बोली, यहाँ कोई बैंकर है? कोई अमेरिकन? हाँ है तो क्यों? गिरवी रखेंगे क्या? शायद कोई खरीद चीज हो तो रख ले, पर आजकल गिरवी से बेचना अच्छा,
क्योंकि मिलेगा बहुत थोड़ा। पर क्या तुम गिरवी रखना चाहती हो? अभी तो तुम्हारा खर्च चलता होगा। मेरिया ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद पूछा, उसे निकालने में कितने दिन लगेंगे? दिन क्या, प्रबंध तो है, धन भिजवाते ही वह निकल जाएगा। यहाँ से मेंटा जॉस भिजवाओगे? प्रबंध करने वाले यही हैं, उन्हीं को देना होगा। उनके पास धन पहुँचते ही वे कर लेंगे, ऐसा मुझसे कहा है। सेबेस्टियन ने एक दबी हुई अनिच्छा सी से कहा, मानो अधिक रहस्य खोलना न चाहता हो। हूँ। मेरिया फिर किसी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने उतरे हुए चेहरे से फीके स्वर में कहा, शायद मैं $500 का प्रबंध कर सकूं। तुम रात को आना। तुम $500? हाँ, मेरा विश्वास है कि कर सकूंगी, पर निश्चय नहीं कह सकती। तुम रात को आना। पर अभी जाओ, रात को आना। अभी बस। मैं कुछ सोचना चाहती हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कहकर मेरिया मुड़कर घर की ओर चली। अच्छा, मैं जाता हूँ, विदा, कहकर सेबेस्टियन चलने लगा। किंतु जब मेरिया अंदर चली गई तब वह रुककर उसकी ओर देखकर बोला, मेरिया, तुम्हारे पास इतना धन कैसे? यह तो अंधेरे में तीर लग गया है। फिर धीरे धीरे उसके मुख पर विस्मय या आग्रह का भाव मिट गया। उसका स्थान लिया एक लज्जा सा विक्षोभ के भाव ने। पर जब सेबेस्टियन फिर गन्ने के खेत की ओर चला तब वह भाव मिट गया था। तब वह था पहले सा ही शांति प्राय, किंचित विस्मित। खजूरों की लंबी छाया अब ठीक केना की क्यारी पर छा रही थी, मानो अनंत पथ पर चलते हुए भी उसके तरल चिकनेपन के भ्रम में पड़कर थोड़ी देर के लिए प्यासी छाया अपनी आंखें ही ठंडी कर रही हो। अब वे दिन नहीं रहे जब मेरिया की गिनती सैकड़ों से आरंभ होती थी। वे भी नहीं जब वह अकेली इकाई को इकाई समझने लगी थी। अब तो यदि डॉलर इकाई है तो उसकी गिनती सेंट से आरंभ हो जाती है और सेंट ही में संपूर्ण हो जाती है, और वह देगी $500 अपनी गिनती की असंख्य संपत्ति। मेरिया के माँ बाप सेंटियागो के पहाड़ी प्रदेश में बड़े जमींदार थे। यद्यपि उनकी समृद्धि को बीते वर्षों हुए जान पड़ते हैं, तथापि मेरिया को कभी कभी यह विचार आता है, अभी कल ही तो वे दिन थे। हवाना शहर के आसपास देहात में मेरिया के पिता की बहुत सी जमीन थी जिसमें गन्ने बोए जाते थे। किंतु कुछ वर्षों से, जब से अमेरिका के चीनी के व्यापारियों और मजदूरों तक ने क्यूबा से चीनी के आयात का विरोध किया और देशभक्ति की आड़ लेकर लड़ने को तत्पर हुए, जब से अमेरिकन सरकार ने उनका मान रखने के लिए और अपनी छूछी जाति भक्ति या देशभक्ति की शान रखने के लिए क्यूबा से आने वाले चीनी के आयात पर कर बढ़ा दिया, तब से धीरे धीरे उनकी ज़मीन घटने लगी और उनका साहस भी टूटने लगा। मेरिया को वह दिन याद है, यद्यपि बहुत देर से, ऐसे जैसे पिछले जीवन के सुख दुख याद आ रहे हों, जब उसके पिता ने आकर एक दिन थके हुए स्वर में मेरिया की माँ से कहा, रोजा, हम लुट गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। उस बात को 2 वर्ष हो गए। उसके बाद ही वह दिन भी आया जब सेंटियागो में उनका मकान भी बिक गया और वे एक साधारण परिवार बनकर हवाना आए मजदूरी करने के लिए। वह दिन भी जबकि मेरिया का पिता एक दिन गन्ने के खेत की निराई करते करते लू लगने से मर गया, और उसके कुछ ही दिन बाद मेरिया की माँ भी, जो सब कष्ट और कलेश सहकर भी अभिमान की चोट को नहीं सहार सकी थी। तब से मेरिया और कोमन उस घर में रहती हैं। वे दोनों मजदूरी नहीं करती। अब मजदूरी करने से उतना भी नहीं मिलता जितने कि उसमें नित्य कपड़े ही घिस जाते हैं। खाने की कौन कहे,
इसलिए मेरिया अब कभी कभी किसी अमेरिकन यात्री के यहाँ एक आध दिन सेवा करके कुछ कमा लेती है और उसी पर तोष कर लेती है। इस सेवा में कभी कभी किसी यात्री को सूझता है कि मेरिया तो सुंदरी है, तब मेरिया डरती नहीं, छिपती नहीं, सह लेती है और अपना वेतन कमा लेती है। क्योंकि नैतिक तंत्र तो काल और परिस्थिति के बनाए होते हैं और प्रत्येक काल में जैसे ऊंचाई की एक सीमा सी होती है, वैसी ही नीचाई की भी। और मेरिया समझती है कि वर्तमान परिस्थिति में वह कम से कम पतित नहीं, छूटी नहीं है। सीपी जब समुद्र में पड़ी होती है तब उसकी गति अबाध होती है और वह अस्पृश्य। जब वह तीर पर पड़ी सूखती है तब लोग उसके बाह्य आकार को छू लेते हैं, सहला लेते हैं, पर उससे उसके अंदर छिपा हुआ जीव आहत नहीं हुआ। वैसा ही अस्पृश्य रहता है। फिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सूखे उत्ताप से छटपटाकर सीपी अपना बाह्य कठोर कवच खोल देती है। तब लोग उसके भीतर से मुक्तामणि लूट ले जाते हैं। तब उसका कवच कहीं पड़ा रहता है और उसके जीव को कोए नौच ले जाते हैं। मेरिया विधवा थी, पवित्र थी, अछूती थी। उसका विवाह उसके पिता ने अपने पड़ोस के एक उच्च कुल के निकम्मे युवक से कर दिया था, जो विवाह के कुछ ही दिन बाद मर गया। उसके बाद ही मेरिया के माता पिता सकुटुम्ब हवाना आए और दोनों लड़कियों को छोड़ परलोक सिधारे थे, जहाँ शायद चीनी पर विदेशी कर नहीं लगता था। तब पहले कुछ दिन मेरिया ने मजदूरी भी की थी, पर फिर यात्रियों की टहल करने लगी। यात्री उससे अधिक कुछ नहीं मांगते थे, अधिक से अधिक एक मुस्कान, हाथों का स्पर्श, एक कोमल संबोधन। इतने के लिए वह इनकार नहीं करती थी, उपेक्षा से देती और अपनी मजदूरी ले जाती थी। इससे आगे उसके भी एक कठोर कवच था, तीर पड़ी सीपी की तरह, और वह सोचती थी कि उसका कौमार्य सदा ऐसा ही अक्षत रहेगा। एक बार ऐसा हुआ था कि वह इस गीत को बदलने लगी थी। वह अपने को उत्सर्ग करने लगी थी। अपनी ओर से वह उत्सर्ग हो भी चुकी थी, शायद स्वीकृत भी, पर यदि ऐसा हुआ था तो ना वह उत्सर्ग चेष्टा ही व्यक्त हुई थी और ना उसकी स्वीकृति ही। वह पिछले साल की बात है। तब मिगेल उसके पड़ोस में रहता था। वह स्वयं गरीब था और मजदूरी करता था, किंतु वह मेरिया के छिपे अभिमान को समझता था। कभी कभी वह मेरिया की अनुपस्थिति में आता, कॉरमेन से बातचीत करता और उसके लिए खाने पीने का बहुत सा सामान छोड़ जाता। कॉरमेन स्वयं खाती तो मिगेल कहता, रख लो, बहन के साथ खाना। और कॉरमेन इस उपदेश का औचित्य देखकर इसे स्वीकार कर लेती। इसी प्रकार मिगेल हर दूसरे दिन कुछ भेंट छोड़ जाता, जिससे दोनों बहनों का एक दिन का खर्च बच जाता। तब एक दिन मेरिया ने उसे मना करने के लिए उसका सामना किया था और तब से फिर सामना कर सकने के अयोग्य हो गई, बिक गई थी। मेरिया मिगेल से बात बहुत कम करती। वह आता और कॉरमेन से बातें करता, हंसता खेलता, और मेरिया उनकी तरुण माता की तरह ही उन्हें देखा करती। पर कई बार उसे विचार होता, मिगेल के कॉरमेन के साथ खेलने में एक प्रेरणा है, उसकी बातचीत में एक आग्रह है, उसकी हंसी में एक सहानुभूति जो कॉरमेन को दी जाकर भी उसकी ओर आती है, उसी के लिए है। तब वह लज्जित भी होती, पुलकित भी, और एक विषन्न आनंद से और भी चुप हो जाती। और यह सब इसलिए कि उसकी अपनी सब प्रेरणाएं, अपने सब आग्रह, अपनी सब सहानुभूति एक ही रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति में मिलेक की ओर जा चुकी थी। मिगेल में प्रतिभा थी और प्रतिभावान व्यक्ति कभी एक स्थिर व्यक्तिगत प्रेम नहीं पाता, चाहे अपने व्यक्ति व चित्रे से उसका अनुभव करने के अयोग्य होता है।
चाहे भाग्य द्वारा ही उससे वंचित होता है। मिगेल और मेरिया भी ऐसे ही रहे। मिगेल हवाना के एक गुप्त मजदूर दल का अगुवा था। इस बात का पता लग जाने पर उसके नाम वारंट निकल गए और वह भाग गया। इस बात को भी 6 मास हो गए और अब तो मिगेल महीने भर से मेंटाजॉस के फौजी जेल में पड़ा है। उसे पता नहीं क्या होगा, शायद बिना मुकदमे के ही वह फांसी लटका दिया जाएगा, क्योंकि अब है मैकाडो का राष्ट्रपतित्व, जो कि अमेरिकन छत्र छाया से भी बुरा है, क्योंकि मैकाडो दास ही नहीं, वह अधिकार प्राप्त दास है, इसलिए अधिकारी से अधिक क्रूर और हृदयहीन है। आज अगस्त 1933 में जब प्रजा पहले ही भूखी मर रही है, तब उसके बचे खुचे जीविका के साधन भी छीने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो इस भूखी मृत्यु का विरोध करते हैं उन्हें सबसे पहले चुन चुनकर मारा जा रहा है। हाँ, सभ्यता और प्रगति। मेरिया ने मिगेल को अपनाया नहीं था, शायद इसलिए मिगेल का एक चिन्ह मेरिया के पास सदा रहता है, उसकी 12 वर्षीय बहन। मेरिया का प्रेम मौन था, कॉर्मेन का स्नेह अत्यंत मुखर, क्योंकि वह प्रेम नहीं था, वह था एक पूजा मिश्रित अधिकार, वैसा ही जैसा किसी बच्चे के मन में अपने देवता के प्रति होता है। कॉर्मेन न हर समय मिगेल का नाम जपती थी, हर एक परिस्थिति में उसके मुख पर एक ही प्रश्न आता था कि इसमें मिगेल को कैसा लगता। यहाँ तक कि जब वह रूखा सूखा खाना खाने बैठती, तब सर्वोत्तम खाद्य वस्तु बहुधा तो एक ही वस्तु होती, पर अंश निकालकर उसे एक अलग पात्र में रखकर पूर्वस्थ मेंटाजॉस की ओर उन्मुख होकर कहती, यह मिगेल के लिए है। मेरिया हंसती पगली, पर कॉर्मेन के कर्म से उसे ऐसा जान पड़ता कि मिगेल की एक सकरुण सांस उसके पास से उसकी किसी लट को किंचित मात्र कंपित करती हुई शायद उसके श्रुति मूल को छूती हुई चली गई। वह जरा पीछे झुक जाती है, विश्रांति की मुद्रा में क्षण भर पलकें मींचकर एक छोटी सी सांस लेती और फिर प्रकृतिस्थ हो जाती। भोजन का अधिक मधुर जान पड़ने लगता और मेरिया को एकाएक ध्यान आता कि कॉर्मेन उसकी कितनी अत्यंत प्रिय। पता नहीं वह कॉर्मेन का अधिकृत प्रेम है या मेरिया के हृदय में मिगेल की अनुपस्थिति के रिक्त को पूरा करने वाला, और अंततः मिगेल पर आश्रित भाव पर मेरिया उसे कॉर्मेन पर बिखेरती है और बड़ी आत्मविस्मृति से, या शायद आत्मविस्मृति के लिए ही बिखेरती है। कॉर्मेन इसे जानती है, वह छोटी है, अबोध है, अपने इष्टदेव की पूजा में, अपनी वीर पूजा में खोई हुई है, पर मेरिया को जानती है। वह जानती है कि उसका देवता का कुछ है और मेरिया सर्वथा उसकी ओर। उसे इससे ईर्ष्या नहीं होती। प्रेम किसी न किसी प्रकार के प्रतिदान का इच्छुक होता है, चाहे वह प्रतिदान कितना ही वंचक और मारक क्यों न हो। इसलिए प्रेम में ईर्ष्या होती है, पर पूजा भाव विशेषतः वीर पूजा में प्रतिदान की इच्छा नहीं होती, इसलिए उसमें विरोध की भावना नहीं होती। एक पुजारी अपनी देवता के अन्य उपासकों से एक समीपत्व ही अनुभव करता है, और फिर कॉर्मेन यह भी तो समझती है कि स्वयं मेरिया की कितनी अपनी है, क्योंकि वह देखती है मेरिया के जीवन का कोई भी रिक्त अगर भरा है तो कॉर्मेन से ही। मेरिया ने मानो अपने प्राण सूत्र के सब तंतु सब ओर से समेटकर उसी में लपेट दिए हैं और उसी की आश्रित हो रही है। कॉर्मेन यह तो समझ सकती नहीं कि मेरिया को जीवन लता कितनी अधिक उसके सहारे की आकांक्षी है। वह इसलिए कि उसके भीतर कहीं घुन लग रहा है जो उसकी शक्ति को चूस जाता है और उसे बाह्य आश्रय के लिए बाध्य कर रहा है। कॉर्मेन समझती है कि मेरिया का उसके प्रति सच्चा स्नेह है,
और वह वास्तव माँ भी है, सच्चा और विशुद्ध, किंतु वह स्वयंभू नहीं है। वह एक रिक्त की प्रतिक्रिया है। जैसे जब पैर में कहीं जूता चुभता है, तब उस चुभन से उस स्थान की रक्षा के लिए एक फफोला उठता है और स्नेह से भरता है। वह फफोला भी सच्चा होता है और स्नेह भी, पर वह स्वाभाविक होकर भी स्वयंभूत नहीं होता। वह एक बाह्य कारण से, एक रिक्ति की या पीड़ा की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। इसे कॉर्मेन भी नहीं जानती, मेरिया भी नहीं जानती, क्योंकि जो स्वयं जीने की क्रिया में व्यस्त होते हैं, उन्हें जीवन के स्रोतों का अन्वेषण करने का समय नहीं होता, शायद प्रवृत्ति भी नहीं। मेरिया और कॉर्मेन के इस $5 मासिक के 7.5 आने रोज के जीवन में एक व्यक्ति और भी उलझा हुआ है। वास्तव में उलझा ही हुआ है, क्योंकि मिगेल तो उसका एक स्वाभाविक अंग है और यह व्यक्ति है एक पहेली, एक उलझन भी, जो विभिन्न अवस्था में शायद सुलझाई भी जा सकती और जो किसी भी अवस्था में उनके जीवन का आवश्यक अंग नहीं हुई ना होगी। यह व्यक्ति है सेबेस्टिन। वर्तमान युग की गिनती में सेबेस्टिन से दोनों बहनों का परिचय बहुत दिन से है। वह भी किसी समय समृद्ध था। उसकी पत्नी मोटर में बैठती थी, उसके बेटे अभिजनों के स्कूल में पढ़ते थे, पर अब वह भी मजदूरी करता है और दिन भर खून पसीना एक करके भी अपना खर्च नहीं चला सकता, विशेषतः इसलिए कि अपनी स्त्री का तुषार में उल्हाने भरा मौन उससे नहीं सहा जाता। उसे देखकर वह कई बार किसी भयंकर आग से भर जाता है और बिल्कुल हृदयहीन एक मारक शस्त्र की तरह हो जाता है। अनुभूति, दया, आचार, ज्ञान तक से परे, उठे हुए खरने की तरह, जो गिर ही सकता है और जिसके गिरने की नीति शास्त्र नहीं नियंत्रित कर सकता। वह मिगेल का सखा था, सहयोगी था, विश्वास पात्र था। मिगेल के साथ सामान्य दारिद्र्य में बंधा था और मिगेल इस बंधन को ही सबसे बड़ा बंधन समझता था और इसी के कारण सेबेस्टिन का विश्वास करता था। पर मिगेल अकेला था और स्वच्छंद सेबेस्टिन अपनी गृहस्थी के बंधनों में बंधा हुआ और सुरक्षित था। इसलिए मिगेल मित्रता में पूर्णतया बंध जाता और सेबेस्टिन उससे घिरकर भी उसके भीतर एक आत्मनिर्णयाधिकार बनाए रखता था। मेरिया से मिगेल ने सेबेस्टिन का भी परिचय कराया था। मेरिया उन दोनों व्यक्तियों का अंतर देखती थी, किंतु सेबेस्टिन के प्रति मिगेल का आदर भाव देखकर अपने विचारों को दबा लेती थी। मिगेल उसका कुछ नहीं था, किंतु उसके बिना जाने ही उसका मन इस निश्चय पर पहुंच चुका था कि जो कुछ मिगेल का निजी है वही उसका भी है। मिगेल चला गया, बंदी भी हो गया। मेरिया के जीवन में इससे कोई विशेष परिवर्तन प्रकट नहीं हुआ, सिवा इसके कि अब बहनों को जो कुछ खाने पीने को प्राप्त होता है वह मेरिया की अपनी कमाई का फल होता है, क्योंकि सेबेस्टिन उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकता। वह स्वयं इसका आकांक्षी है। सेबेस्टिन और मेरिया अब कभी कभी मिलते हैं, बस। कभी मेरिया सेबेस्टिन के घर का स्मरण करके उसे अपने यहाँ रोटी खिला देती है। तब सेबेस्टिन कृतज्ञ तो होता है, पर उसके हृदय में स्वभावतः ही यह भाव उदय होता है कि इन बहनों के पास आवश्यकता से अधिक धन है, नहीं तो ये मुझे क्यों खिलाती, कैसे खिला सकती। बेचारे सेबेस्टिन के अब वे दिन नहीं थे जब वह सोचे मैं किसी को खिला सकता हूँ, और उसका यह भाव उसकी कृतज्ञता के पीछे छिपा होने पर भी मेरिया को दिख जाता था। तब वह विषण्ण सी होकर सेबेस्टिन के चरित्र को समझने की चेष्टा करती थी। वह उसके बहुत पास पहुंच जाती थी, किंतु पूर्णतया हल नहीं कर पाती थी। सेबेस्टिन उसके लिए एक उलझन रह जाता था जो सुलझ सकती है, यद्यपि अभी सुलझी नहीं, जो एक पहेली है जिसका हल है तो पर अभी प्राप्त नहीं हुआ। तब वह सांत्वना के लिए जाती थी।
अपने चिर अभ्यस्त कवियों के पास नहीं, उस चिर अभ्यस्त कविता के जीवन, राहु, आंधी, पानी, धुएं के पैगंबर कार्ल मार्क्स की शरण में, क्योंकि उस समय उनकी मनस्थिति कोमल कविता के अनुकूल नहीं होती थी। वह चाहती थी एक भैरव कविता, उच्छल लहरों की तरह एक ही भव्य गर्जन में सब कुछ डुबोने वाली घोर विनाशिनी। कॉर्मेन को बुलाकर पास बिठा लेती और उसके साथ पढ़ने लगती। कॉर्मेन के उत्साहशील तरुण हृदय को मिगेल ने पूरा कम्युनिस्ट बना दिया था। वह कार्ल मार्क्स के नाम पर किसी समय कुछ भी पढ़ने को प्रस्तुत थी। उसकी इस तत्परता में वही व्यग्र भावुकता थी। मार्क्स उसकी बुद्धि पुष्ट कर सकता था, पर उसकी स्वाभाविक चंचलता को नहीं। मेरिया भी मार्क्स को अपने मस्तिष्क से नहीं, अपने हृदय से पढ़ती थी। कॉर्मेन जब देखती कि मेरिया किस प्रकार उसके उच्चारण में ही लीन हुई जा रही है, उसके तर्क की ओर नहीं जाती, केवल उसकी विराट विध्वंसनी प्रेरणा में बही जा रही थी, तब मेरिया के भाव को प्रतिबिंबित करता हुआ एक रोमांच सा उसे भी हो जाता था। एक कंपकंपी सी उसके शरीर में दौड़ जाती थी, वैसी ही जैसी किसी अनीश्वरवादी मूर्ति पूजक हृदय में किसी भव्य मंदिर में आरती को देख सुनकर हो उठती है। जब मेरिया पढ़ चुकती थी, तब कॉर्मेन अकस्मात कह उठती, मिगेल के पढ़ाने में तो यह ऐसा नहीं होता था। मेरिया पूछती, क्या? तो कॉर्मेन से उत्तर देते न बनता। वह मन ही मन कल्पना करती, कहीं विजय समुद्र तट पर बने गिरजाघर में संवेद गान हो रहा हो और लहरों के नाद से मिल रहा हो, और इस भाव को कह नहीं पाती थी। एक खोई सी मुस्कान मुस्कुरा देती थी। आज सेबेस्टियन के जाने के बाद भी यही हुआ। मेरिया पढ़ने लगी और कॉर्मेन चुपचाप सुनने, किंतु मेरिया से बहुत देर तक नहीं पढ़ा गया। उसने उकताकर पुस्तक रख दी और बोली, फिर सही। कॉर्मेन ने धीरे से पूछा, मेरिया, आज तुम्हें कुछ हो गया है? बताओ, सेबेस्टियन क्या कहता था? मेरिया जैसे चौंकी, बोली, कुछ तो नहीं। उस स्वर में कुछ था जिसने कॉर्मेन को झकझोर कर कहा, पास आ। कॉर्मेन आई और मेरिया की गोद में सिर रखकर बैठ गई। मेरिया ने उसे पास खींच लिया और उसे गले से लिपटाए बैठी रही। कभी कभी कॉर्मेन को मालूम होता मेरिया वहाँ नहीं है, तब वह सिर उठाकर मेरिया का मुंह देखना चाहती, पर मेरिया उसे और भी जोर से चिपटा लेती, सिर उठाने ना देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे संध्या हो गई। खजूर के पेड़ों के पीछे सारा वायुमंडल स्वर्ण धूलि से भरसा गया, जिसमें गन्ने के खेत अदृश्य हो गए। जो क्षितिज दोपहर में बहुत दूर जान पड़ रहा था, अब मानो बहुत पास आ गया, मानो खजूर के वृक्षों के नीचे ही घोंसला बनाने को आ छिपा। दूर कहीं अमेरिकन राजदूत भवन से घंटे का स्वर सुन पड़ने लगा और नगर से शोर भी एकाएक बहुत पास जान पड़ने लगा। कॉर्मेन मेरिया की गोद में बहुत चुप पड़ी थी। मेरिया ने पूछा, कॉर्मेन, सो गई क्या? तब कॉर्मेन ने गोद में रखा हुआ सिर मेरिया के शरीर से रगड़कर हिला दिया और झूठ मूठ के रूठे स्वर में बोली, तुम बताती तो हो नहीं। ओ वह, कहकर मेरिया फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, कॉर्मेन, तुझसे एक बात पूछनी है। ना, उठ मत, ऐसी ही पड़ी रहे। कॉर्मेन ने विस्मय से कहा, क्या आज रोटी नहीं खानी है? खा लेंगे, तू सुन तो। हाँ कहो। कॉर्मेन, जानती है, जब माँ मरी तब हमें बिल्कुल अनाथ नहीं छोड़ गई। मेरिया ने गंभीर स्वर में ऐसी मुद्रा में यह प्रश्न किया जैसे उत्तर की भी अपेक्षा नहीं, और ऐसे ही कहती चली। कॉर्मेन चुपचाप सुनने लगी। वह मुझे थोड़े से गहने सौंप गई थी। बहुत तो नहीं थे, पर आजकल के ज़माने में उतने ही बहुत होते हैं। कुछ तो हमारे वंश की परंपरा में ही चले जा रहे थे, कुछ माँ ने तेरे विवाह के लिए बनवाए थे। मेरे?
और तुम्हारे लिए नहीं? हाँ, मेरे भी थे। सुन तो। यह सब वह सौंप गई थी और संभाल कर रखने को भी कह गई थी। इसके अलावा एक मोती भी है जो मिगेल ने दिया था। मिगेल ने? उसके पास था? हाँ, उसे उसकी बुआ दे गई थी। पर तू ऐसे प्रश्न पूछेगी तो मैं बात नहीं कहूँगी। मेरिया फिर कहने लगी, यह सब मैंने एक बर्तन में रखकर दाब दिए थे कि कहीं गुम हो ना जाएं। आज उन्हें निकालने की सोच रही हूँ। मिगेल ने मंगवाए हैं। पर वह तो कैद है ना? हाँ, वह वहाँ से निकलकर अमेरिका जाएगा, इसलिए ज़रूरत है। अच्छा, अभी मुझे भगाकर बातें कर रही थी। हाँ, तो निकाल लाओ। कहाँ रखे हैं? मेरिया ने इस प्रश्न की उपेक्षा करके, जो वंश के हैं और जो तेरे विवाह के लिए बने हैं, उन पर मेरा अधिकार नहीं है। कॉरमेन सिर को झटक कर उठ बैठी। कुछ बोली नहीं, मेरिया के मुख की ओर देखने लगी। मेरिया ने देखा कि कॉरमेन को यह बात चुभ गई है, पर वह कहती गई, वे तेरे हैं, इसलिए तुझसे पूछना था कि उन्हें बिकवा दूं। कॉरमेन ने आहत स्वर में कहा, मुझसे पूछती हो? मेरिया ने जानबूझकर उस स्वर को ना समझते हुए फिर पूछा, हाँ, बता तो। मैं नहीं बताती। कॉरमेन की आंखों में आंसू भर आए। उसने मुंह फेर लिया। मेरिया उसकी मनुहार करने लगी। एक दृश्य हुआ जिसे ना देखना, देखकर ना कहना ही उचित है। तब कॉरमेन ने रोकर कहा, मैं कभी मना नहीं करती। मेरिया एकाएक शिथिल हो गई। संध्या घनी हो गई। कॉरमेन अपनी बहन की प्रतीक्षा में बैठी थी। अंधकार हो रहा है, इसलिए उसने पढ़ना छोड़ दिया है, पर अभी बत्ती नहीं जलाई। आवश्यकता भी क्या है? तेल बचेगा और इस कोमल अंधकार में बैठकर सूर्यास्त के पट पर अपने स्वप्नों का नृत्य देखना अच्छा लगता है। कॉरमेन ने बहुत दिनों से इस प्रकार अपने आप को प्रकृति की प्रकृतिता में नहीं भुलाया। उसका जीवन ऐसा हो गया है कि इसके लिए अवसर नहीं मिलता, इसलिए जब अवसर मिल भी जाता तब उस स्वप्न संसार से लौटकर आने की चोट के भय से वह उधर जाती ही नहीं। पर आज इतने दिनों बाद न जाने क्यों उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शायद एकाएक मिगेल के निकलने की संभावना के कारण, शायद इस अनुभूति से कि आज उसकी बहन के प्यार में सदा से अधिक कुछ था। कोई वस्तु नहीं, किंतु एक प्रकार की विशिष्टता का कोई सूक्ष्म भेद। कॉरमेन एक विचित्र, अदम्य त्याग भावना से भरी सांध्य नभ को देख रही है। देख नहीं रही, प्रतिबिंबित कर रही है। नभ के प्रत्येक छाया परिवर्तन के साथ ही साथ उसके प्राणों में भी मानो एक पर्दा बदलता है। सूर्यास्त के बाद का रंग जाने कैसा कलुष लिए लाल लाल मैला सा हो रहा है। उसे देखकर कॉरमेन के मनः क्षेत्र में किसी अंधेरे विस्मृत कोने में एक विचार या छाया या कल्पना आ रही है। वह आकाश उसे ऐसा लग रहा है जैसे वन में किसी रहस्यपूर्ण नैश उत्सव की अपनी आँख से दीप्त उसे प्रतिबिंबित करती हुई किसी भैरव देवता की विराट चमकती हुई काली प्रस्तर मूर्ति की खुली खुली चपटी चपटी फैली हुई छाती। कॉरमेन सोचती है कि वे दोनों बहनें उस देवता की रक्षित हैं। यद्यपि वह देवता बड़ा विकराल है, पर मेरिया अभी तक आई क्यों नहीं? हम सांध्य आकाश की छटा को एक स्वतंत्र विभूति मानते हैं, पर वह है क्या? वह है किसी अन्य के, किसी अस्त हुए आलोक की प्रतिछाया मात्र। और हम समझते हैं संध्या में एक आत्मभूत आत्यांतिक सौंदर्य है, पर वहाँ वैसा कुछ नहीं है। हम संध्या में देखते हैं केवल अपने अंतर का प्रतिबिंब, अपनी बुझी हुई आशाओं आकांक्षाओं का स्फूर्तिमान कंकाल। नहीं तो यह कैसा होता कि जिस सांध्या आकाश में कॉरमेन को ऐसा भव्य चित्र दिखता है, उसी में 40 मील दूर मेंटोजॉस के फौजी जेल में बैठे मिगेल को इतना बीभत्स चित्र दिखता है।
4-5 खेमे गड़े हैं जिनके आसपास कंटीले तार का जंगला लगा हुआ है। उसके भीतर बाहर दोनों ओर सशस्त्र सिपाहियों का पहरा है और उससे कुछ दूर एक और खेमा लगा है जिसके बाहर बैठे सिपाही गाली गलौज कर रहे हैं। उसके सामने ही 3-3 बंधकों को मिलाकर बनाए हुए 4-5 कुंदले हैं और उनसे आगे प्रशांत खेत और पश्चिमीय क्षितिज। एक खेमे के बाहर मिगेल खड़ा है। उसे बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, किंतु पहरे वाले सिपाही की दया से वह कुछ देर के लिए बाहर का दृश्य देखने निकला है। वह उन बंदूकों के कुंदले की अग्रभूति से और खेतों के मौन से पार के सांध्य आकाश को देख रहा है और सोच रहा है। इसी दिशा में 40 मील दूर हवाना है। वहाँ उसका सब कुछ है। कुल 40 मील पर 40 मील। वह सोचता है, यदि मैं आज छूटकर हवाना पहुँच सकूँ तो क्या कुछ कर सकूँगा। न जाने वहाँ क्या परिस्थिति है। बहुत दिनों से समाचार नहीं आया है। विद्रोह को जगाने में उसने इतना यत्न किया जिसके लिए वह यहाँ भी आया, उसी में वह भागी नहीं हो सकेगा। हाय वंचना! वह चाहता है तीव्र गति से इधर उधर चलकर अपने अंदर भरते हुए इस अवसाद को कुछ कम कर ले, पर उसे तो वहाँ निश्चल खड़ा रहना है। उसे तो हिलना भी नहीं। वह तो वहाँ खड़ा भी है तो एक सिपाही की अनुकंपा से, मैकाडों के सिपाही की अनुकंपा से। हाय परवशता! उसके मन में विचार उठता है, आज रात ही इसका अंत करना है। वह अकेला ही है, अकेला ही यत्न करेगा। वह इस बंधन का अंत आज ही रात में करेगा। मुक्ति के लिए प्राणों पर खेल जाएगा। प्राण तो जाते ही हैं, शायद पहले मुक्ति मिल जाए। एक सिपाही ने उसे सहायता का वचन दिया है। वह उसे कंटीले तार के पार तक जाने देगा। उसके आगे मिगेल का अधिकार है। उसके पास एक पिस्तौल है। वह यदि निकाल कर भाग ना सकेगा तो अपना अंत तो कर सकेगा। यदि शत्रु की गोली से भी मरेगा तो उस कंटीले तार के उस पार तो मरेगा। उस कंटीले तार की रेखा ही उसके लिए जीवन और मरण की विभाजक रेखा हो रही है, मुक्ति का संकेत। हाय दास्ता! बुद्धि उसे कहती है, ये विचार तुझे विचलित कर देंगे। युद्ध में निश्चय हो जाने के बाद विकल्प नहीं करना चाहिए। वह तो उससे पूर्व की बातें हैं। तब वह कहीं पड़ी हुई कविता की 2-4 पंक्तियां दोहराता है और सूर्यास्त को देखकर वही बीभत्स कल्पनाएं करने लगता है। यह वही आकाश है, वही आलोक का छाया नर्तन, वही कलुषमयी लाली, वह फीका फीका मैलापन। पर मिगेल क्या देखता है? जैसे रोगिणी क्षितिज का रक्त मिश्रित रजस्राव, या जैसे कालगति से किसी विकराल जंतु के प्रसव के बाद गिरे हुए फूल। अपनी कल्पना की बीभत्सता से वही मचमचा जाता है, पर वह आती है और आती है। और इतना ही नहीं, वह यह भी सोचने लगता है कि वह विकराल जंतु क्या होगा जिसके प्रसव के ये फूल हैं। वह क्रूर भयंकर नामहीन आतंक। वह तो बहुत दूर है। यहीं हवाना के आंतिक में उसी सूर्यास्त को एक और व्यक्ति देख रहा है, सेबेस्टिन। वह अपने घर में अकेला है, यद्यपि उसके पास ही उसकी स्त्री और बच्चे हैं और उसकी स्त्री उसे कुछ कह रही है। वह कुछ सुन नहीं रहा। उसे आज अपनी स्त्री के चुप जाने वाले शब्दों का भी ध्यान नहीं। वह उससे भी अधिक चुभने वाली बातों पर विचार कर रहा है। वह विश्वासघात की तैयारी कर रहा है। वह जानता है कि यह विश्वासघात होगा। यह भी अनुभव कर रहा है कि यह भयंकर पाप अत्यंत नीचता होगी। वह इस पर लज्जित भी है, किंतु किसी अमर शक्ति से बंधा हुआ सा वह यह अनुभव कर रहा है कि यह होगा, अवश्य उससे होगा, और वह सब कुछ देखते हुए भी अंधा होकर इसे करेगा। क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं। किसी के पास आवश्यकता से अधिक धन है, उसे ले लेगा। उनके लिए जिन्हें उसकी आवश्यकता है।
अपनी बीवी और बच्चों के लिए यह कोई पाप है? और फिर उसने इसके लिए योजना तो बनाई नहीं। उसे कब आशा थी कि मेरिया धनी है? उसने तो पता लगाने के लिए प्रश्न पूछा था। मेरिया स्वयं ही कहती है, भाग्य उसे कुछ देता है तो वह ना लेने वाला कौन है? वह झूठा, दगाबाज, आत्मवंचक। अब उसे दिखता है वह कुछ हो। वह एक अप्रतिरोध से बंधा हुआ है और उसके लिए यदि कहीं क्षमा नहीं तो उसे प्रेरणा से अवश्य मिलेगी। सारा आकाश, सारी सृष्टि आग के लाल प्रतिबिंब और काले काले धुएं से भरी हुई है। तब वही कहाँ से एक शीतल आत्मा ले आवे? वही कहाँ से आदर्श पुरुष हो जाए? वही कहाँ उस लाल प्रतिज्योति और उस काले धुएं से बचकर जा पहुँचे? और वह अकेला ही उसे नहीं देख रहा। यही हवाना शहर में उसी सूर्यास्त में अनेक व्यक्तियों को क्या कुछ दिख रहा है। यहाँ हवाना का वह अंश है जिसे कभी उसका अंश गिना नहीं जाता, किंतु जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है, जो हवाना की गरीबी का निकेत है, किंतु जो हवाना की संपत्ति को बनाता है। यहाँ वे पुरुष हैं जो दिन भर मजदूरी करके एक मास में उतना कमा पाते हैं जितना अमेरिकन मजदूर एक घंटे में, जिसके भले के नाम पर इन लोगों को पीसा जा रहा है और जो स्वयं किसी और के लिए पिसेंगे। यहाँ वे औरतें भी हैं जो दिन भर और आधी रात भर सिलाई का काम करती हैं और 1 दर्जन कमीजें सीकर 5 आने वेतन पाती हैं, या जो अपने शरीर को बेचकर उसके मूल्य में कुछ आने पैसे और कोई मारक रोग पाकर कृतज्ञ भी हो सकती हैं। यहाँ वे लड़के भी हैं जो अपने माता पिता का पेट भरने, माता पिता के पेट का खालीपन कम करने के लिए वह भी करने को तैयार रहते हैं जिसके विरुद्ध समस्त मानवता चिल्लाती है। वे सब सूर्यास्त को देख नहीं रहे हैं, पर सूर्यास्त उनकी आंखों के आगे है। उन्हें कुछ ना कुछ दिखता भी है। उनके पास इतना समय नहीं कि रुककर उसे देखें, उस पर विचार करें, पर उनकी अशांति में सूर्यास्त के प्रति एक भाव जाग रहा है। वही कलुषपूर्ण लाल लाल मैला सा आकाश उसके मन में ऐसा है जैसे क्रोध की पिघली हुई आग उबल उबल कर बैठ गई हो, ऊपर सतह पर छोड़ गई हो एक धूसार सी, जली बुझी, सुलगती सी एक कुड़न की आग। उनके हृदय में भी कुड़न की आग सी उठ रही है। वे समझते हैं उनमें क्रोध की ज्वाला है, पर क्रोध करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और वे हैं निर्बल और अपनी निर्बलता के परिचित। वे कुढ़ ही सकते हैं जैसे कि वे अब तक करते रहे हैं। आज वे जो तैयारी कर रहे हैं वह क्रोध नहीं, वह भी कुड़न की आग ही है। तभी तो वे ऐसे चुप चुप से हैं। यद्यपि वे विद्रोह की तैयारी में हैं, उसी के लिए निकल भी पड़े हैं। उनके प्रतिनिधियों का एक दल जा रहा है महल और फौजी बारकों की ओर, और दूसरा दल चला है विद्रोह के द्रोहियों की तलाश में। पर उनकी प्रेरणा क्रोध नहीं, उनकी प्रेरणा है केवल भूख। उन्हें फौज से सहायता की आशा है, पर वे पुलिस से डर भी रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पुलिस के जत्थे भी विद्रोहियों की खोज में हैं, और क्योंकि उनके हृदय में डर है इसलिए वे सोच भी सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, भविष्य की ओर उन्मुख भी हो सकते हैं। संध्या बहुत घनी हो गई। कॉर्मेन मेरिया से पूछ रही थी, बड़ी देर कर दी कि सेबेस्टिन ने पुकार कर पूछा, आ जाऊं? मेरिया ने कंधे पर से चादर उतार कर रखी और कॉर्मेन से बोली, ले देख। कॉर्मेन व्यग्रता से हंडिया को खोलकर उसके भीतर मोमजामे में लिपटे हुए आभूषणों को निकाल कर देखने लगी। सेबेस्टिन ने दबे विस्मय से पूछा, इन्हें कहाँ से लाई हैं? मेरिया एक छोटी सी संतुष्ट हंसी हंसी, फिर कॉर्मेन से बोली, कॉर्मेन,
तो इन्हें ले जाकर सो, हम जरा बातें कर लें। कॉरमेन चली गई तो मेरिया ने धीमे स्वर में सेबेस्टियन से पूछा, पर्याप्त होंगे? होने तो चाहिए। तुम्हें मूल्य का कुछ अनुमान है? 500 से तो कहीं ज़्यादा के हैं। हाँ, पर आजकल तो बहुत घाटे पर देने पड़ेंगे, और आज तो बहुत ही कम। आज कोई ख़ास बात है? हाँ, पर वह ठहर कर बताऊंगा। तो ये मैं ले जाऊं? मेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। हाँ। सेबेस्टियन ने समझा शायद संदेह के कारण हिचकिचा रही है। ऐसी अवस्था में उसने चुप रहना ही उचित समझा। मेरिया बोली, मैं ले आऊं? और भीतर चली गई। वहां से लौट कर आते उसे केवल आभूषण लाने में जितनी देर लगनी चाहिए थी उससे अधिक लगी, क्योंकि उसे एक बार फिर कॉरमेन से पूछना था कि आभूषण देखकर उसकी राय बदल तो नहीं गई। उसे बताना था कि कौन किसका था उसे, और कुछ नहीं तो मिगेल वाला मोती उसके हाथों गले में पहनकर दिखाना भी था। उसके मोती रखने का आग्रह सुनकर उसे टालना भी था, और फिर सब आभूषण दे डालने के लिए प्रसन्न स्वीकृति पर उसे चूमना भी था, और उसके शरारत भरे इस कथन पर कि तुम्हारे मिगेल के लिए तो है, एक हल्का सा मीठा चपत लगाकर तब कहीं बाहर आना था। सेबेस्टियन ने चुपचाप गहने लेकर वस्त्रों में कहीं रख लिए। तब बोला, कोशिश करूँगा आज ही धन का प्रबंध हो जाए। 1-2 अमेरिकन बैंकर हैं जो रात में भी काम करते हैं, बल्कि रात में ही काम करते हैं। हाँ। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर मेरिया एकाएक बोली, हाँ, यह तो बताओ, वह खास बात क्या थी? अरे मैं तो भूल ही चला था इतनी ज़रूरी बात। यहाँ फौज वालों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर लोगों ने कल बड़े सवेरे विद्रोह कर देने का निश्चय किया है। हैं? कल? अब पिछले निश्चय को 10 ही दिन तो हुए हैं। हाँ, अब भी आशा बहुत है। फौज सारी विद्रोही है। मैकाडो के पक्ष में पुलिस ही होगी। अगर कहीं मारकाट हुई भी तो थोड़ी ही, अकस्मात ही कहीं हो जाए, नहीं तो जितनी होगी हवाना शहर के बाहर ही होगी। पर घुड़सवार पुलिस भी तो सशस्त्र है और खुफिया। हाँ, उनसे आशंका है, पर वे हैं कितने? जितने भी हो, देखा जाएगा। कहकर सेबेस्टियन ने विदा मांगी और चला। चलते चलते न जाने क्या सोचकर एकाएक रुक गया और बोला, मेरिया, इन आभूषणों में से कोई एकाध रखना हो तो रख लो। नहीं, जब $500 पूरे होने की आशा नहीं तो क्यों? यदि अधिक मिल सके तब चाहे कोई रख लेना। कौन सा? मेरिया ने इस प्रश्न का उत्तर विधि पर डालते हुए कहा, जो भी हो, पर कोई भी क्यों रखना। जितना धन मिले सब भेज देना। क्या पता उसे अधिक की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे समय लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बात तो है। कहकर सेबेस्टियन जल्दी से चला गया। मेरिया वहीं खड़ी खड़ी बाहर अंधकार की ओर देखकर कुछ सोचने लगी, कुछ देखने लगी। तभी कॉरमेन की आवाज़ आई, सोने नहीं आओगी? उसके ऊपर एक कोमल उदासी छा गई। मेरिया कोहनी टेके एक करवट लेटी हुई थी, किंतु सिर उठाए उसे हथेली पर टेक कर, और कॉरमेन उससे चिपट कर उसकी छाती में मुंह छिपाए पड़ी थी। समाचार मेरिया सुन चुकी थी। दोनों ने यह निश्चय कर लिया था कि कल उन्हें क्रांति विद्रोह में मिल जाना होगा। यद्यपि कैसे, क्या करना होगा, यह वे नहीं सोच सकी थी। और इस निश्चय पर पहुंच जाने के बाद जो विचार रहस्य गर्भित मौन छा गया था, उसी में दोनों पर वह उदासी छा गई थी, न जाने क्यों। कॉरमेन देख रही थी क्रांति की विजय को स्वप्न, और उस स्वप्न की भव्यता में उसे एक कपकपी सी आती थी, एक रोमांच सा होता था।
किंतु मेरिया और मिगेल की उस विजय पर छाई हुई छाया और मेरिया का इस समय का घनिष्ठ समीपत्व उसे उदासी के उस नशे में से बाहर नहीं निकलने देता था। मानो मेरिया के शरीर में से किसी अज्ञात मार्ग से उसका प्रगाढ़ नैराश्य कॉर्मेन में प्रविष्ट हो रहा था, क्योंकि मेरिया के हृदय पर नैराश्य की छाया थी। ऐसा नैराश्य जो अपनी सीमा पर पहुंचकर नष्ट हो गया है, भाव नहीं रहा, एक आदत सी हो गई है और इसलिए स्वयं मेरिया को भी दृश्य नहीं होता। कॉर्मेन ने किसी गहरी छाया के दबाव का अनुभव करके धीरे से कहा, कुछ गाओ। मेरिया ने दूरस्थ भाव से कहा, आज तो मन नहीं करता कॉर्मेन, कल सुन लेना। कल तो कहकर कॉर्मेन एकाएक चुप हो गई। जिस छाया से वह बच रही थी वह तनिक और भी गहरी हो गई। बहुत देर बाद कॉर्मेन एकाएक चौंकी। मेरिया की आंखों से एक आंसू उसके गाल पर गिरा था, एक अकेला बड़ा सा गरम। उसके चौंकते ही मेरिया ने जोर से उसे अपने से चिपटा लिया और बार बार घूंटने लगी। मेरिया का भाव कॉर्मेन समझ नहीं सकी, किंतु फिर भी यह अतिरेक अच्छा सा लगा। वह मेरिया के मानसिक संसार में प्रविष्ट नहीं हो सकी, किंतु मेरिया के शरीर के इस दबाव का प्रतिदान देने लगी, उस श्रोता की तरह जो किसी कलाकार गायक का गान सुनते हुए स्वयं गाने की क्षमता न रखकर भी अपने को भूलकर गुनगुनाने और ताल देने लगता है। तब न जाने कितनी और देर बाद मेरिया भी बहुत धीमे स्वर में गाने लगी, एक अंग्रेजी कविता का टुकड़ा जो उसने अपने समृद्ध जीवन में कभी सीखा था। Must a little weep love foolish me and so fall asleep love loved by thee। थोड़ा सा रोऊंगी भूली मैं और तब सोऊंगी तेरे प्यार में। और उन्हें इस व्यवहार में लीन देखकर रात चुपके चुपके तीव्र गति से भागने लगी, मानो उन्हें धोखा देने के लिए, मानो ईर्ष्या से। और मेरिया और कॉर्मेन बार बार चौंक सी जाती और थोड़ी देर बातें कर लेती और फिर चुप हो जाती, और कॉर्मेन 2-4 झपकियां सो भी लेती। कभी कभी एक आध आंसू गिर जाता तो दोनों ही अपने आंसू भरे हृदयों में सोचती किसका था, और फिर अपने को छिपाने के लिए बातें करती या आलिंगन करती, और इसी चेष्टा में वही प्रकट हो जाता जो वे छिपा रही थी। तब वे इसी अतिशय समीपत्व की वेदना से घबराकर आगे देखने लगती, भविष्य की ओर। मेरिया किधर और कॉर्मेन किधर, उनके पथ विभिन्न थे और प्रतिकूल, किंतु न जाने जैसे अपने अंत में वे मिल जाते थे, एक खारी बूंद में, एक दबाव में, एक सांस में, एक तपे हुए मौन में, या इन सभी की अनुपस्थिति की शून्यता में। प्रतीक्षा की रातों को प्रतीक्षक का भाव ही लंबी बनाता है, किंतु यदि उनसे बह भी ना हो तो वे रातें कैसे कटें, अंतहीन ही ना हो जाए। रात में आग फट पड़ी है, जलती हुई पृथ्वी को रौंदते हुए काल के घोड़े दौड़े जा रहे हैं और उनके मुंह से पिघलती हुई आग का फेन गिर रहा है। उनके फटे फटे नथुनों में से ज्वाला की लपटें निकल रही हैं और काल पुरुष मृत्यु के धुएं में घिरा बैठा है, घोड़ों को ढील देता जा रहा है और शब्दहीन किंतु सदर्भ आज्ञापना से कह रहा है, बढ़ो, रौंदते चले जाओ। और पृथ्वी की लाली और काल पुरुष के प्रयाण की लाली के साथ उषा के जलते हुए आकाश की लाली मिल रही है। हवाना में विद्रोह हो गया है, उसमें बुद्धि नहीं है। अशांति को कहाँ बुद्धि, उसमें संगठन नहीं है। रिक्तता का कैसा संगठन, उसमें नियंत्रण नहीं है। भूख का क्या नियंत्रण, उसकी कोई प्रगति भी नहीं। विस्फोट की किधर प्रगति। विद्रोह इन सब से परे है, वह मानवता के
स्वाभाविक विकास का पथ नहीं, वह उसके अस्वाभाविक संचय के बचाव का साधन है। उसकी बाढ़ का रेचन वह ज्वार की तरह बढ़ रहा है, उसका घात है। इधर जहाँ मैकाडो के महल के आगे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहाँ महल लूट लिया गया है, जहाँ महल का सब सामान यथावत पड़ा है, केवल खाद्य पदार्थ लूटे जा रहे हैं और बिखर रहे हैं। इधर जहाँ बहुत से निहत्थे लोगों ने किसी समृद्ध राज कर्मचारी के एक घर से एक मोटा सा सूअर निकला और उसे कच्चा ही काट काट कर नोच नोच कर खा रहे हैं, भूनने के लिए भी नहीं रुकते, तथापि आग पास ही जल रही है। इधर जहाँ कई एक कर्मचारी अपने अच्छे अच्छे वस्त्र फेंककर अपने नौकरों के फटे मैले कुचले कपड़े पहन रहे हैं कि वे भी इस गंदी शून्यता में छिप सकें। इधर जहाँ बीसियों नंगे लड़के महलों के पीछे जमे हुए कूड़े करकट के ढेर में से टुक्कड़ बीन बीन कर खा रहे हैं, वही टुक्कड़ जिन्हें वहाँ के कोए भी ना खाते थे। इधर जहाँ पुरुषों की भीड़ में अनेक अच्छी बुरी स्त्रियां और वेश्याएं तक उलझ रही हैं, पर किसी को ध्यान नहीं कि वे स्त्रियां भी हैं। इधर जहाँ 5-4 विद्रोही सैनिकों के साथ जुटी हुई विद्यार्थियों और नवयुवकों की भीड़ केना के फूल और खजूर की डालियां तोड़ तोड़ कर उछाल उछाल कर चिल्ला रही हैं और मैकाडो के पलायन की खुशी में अपना ध्येय, कर्तव्य और योजनाएं भूल गई हैं, पागल हो गई हैं। इधर जहाँ शोर हो रहा है, पर शोर की भावना से नहीं, नाच हो रहा है, पर नाच की भावना से नहीं, झगड़ा हो रहा है, पर झगड़े की भावना से नहीं, हत्या हो रही है, पर हत्या की भावना से नहीं, बदले लिए जा रहे हैं, पर बदले की भावना से नहीं। इधर जहाँ क्रांति हो रही है, पर बिना उसे क्रांति समझे हुए, बिना उसे किए हुए ही। उधर जहाँ मैकाडो के कर्मचारियों की स्त्रियां व्यस्त वस्त्रों में, किंतु मुंह को चित्र विचित्र पंखों की आड़ में छिपाई मोटरों या गाड़ियों में बैठ बैठ कर भाग रही हैं। उधर जहाँ खुफिया पुलिस के सिपाही एक छोटे से लड़के से उसके विद्रोही पिता का पता पूछ रहे हैं और उसकी प्रत्येक इनकारी पर कैंची से उसकी एक एक उंगली काटते जाते हैं। उधर जहाँ उन्हीं का एक समूह लोगों को पकड़ पकड़ कर समुद्र में डाल रहा है, जहाँ शार्क मछलियाँ उन्हें चबाती हैं। उधर जहाँ विद्रोहियों के नाखूनों के नीचे तप्त सुएं चुभाए जा रहे हैं और तपी हुई सलाखों से उनकी ज्ञानेंद्रियाँ जलाई जा रही हैं। उधर जहाँ सेबेस्टिन मेरिया के गहनों को बेच आया है, अपनी स्त्री को संतुष्ट कराया है और स्वयं अपने हृदय से आत्मग्लानि मिटाकर अपने को निर्दोष मानकर धीरे धीरे एक गली में टहलता हुआ सोच रहा है, यदि उसकी स्त्री न होती तो वह मेरिया को ठगने की बजाय उससे विवाह ही कर लेता, क्योंकि उसकी ठगी निर्दोष होकर भी ठगी ही है। और उधर जहाँ मिगेल, जो रात भर एक चुराए हुए घोड़े को दौड़ाता हुआ सैंटियागो से हवाना आया है, जिसका घोड़ा गोली से मर चुका है और जिसकी टांग भी गोली लगने से लंगड़ी हो गई है और खून से भरी पट्टी में लिपटी हुई है। मिगेल मेरिया और कॉर्मेन को घर में ना पाकर हवाना की सूनी सूनी गलियां पार करता हुआ जा रहा है, देखने की कहाँ क्या हो रहा है। यह सोचता हुआ कि कोई परिचित या विश्वासी मिल जाए तो पता ले कि मेरिया और कॉर्मेन कहाँ हैं, कि बंधुओं के और विद्रोहों के समाचार क्या हैं और नगर को एकाएक यह क्या हो गया है। मिगेल, जिसका चेहरा पीड़ा से नहीं पीड़ाओं से विकृत है, जिसका अधनंगा बदन भूख का नहीं अनेक बुभुक्षाओं का साकार पुंज है, जो थकान से नहीं अनेक थकानों से चूर है और गिरता पड़ता भी नहीं, गिरता ही चला जाता है। और मेरिया और कॉर्मेन, जो इस भयंकर ज्वार के घात में भी नहीं, प्रतिघात में भी नहीं, वे कहाँ?
किस अपूर्व और स्वच्छंद समापन की ओर जा रही हैं। इस रौद्र रस प्रधान नाटक की मुख्य कथा से अलग होकर किस अंत कथा की नायिका बनने, किस विचित्र प्रहसन की नटी बनने, विधि की वाम रुचि की कौन सी पुकार का उत्तर देने, कौन सी कमी पूरी करने। इस व्यापक तूफान के बाहर भी कहीं कुछ है। कहाँ? क्या मेरिया और कॉर्मेन स्त्रियां हैं? जाति दोष से ही वे प्रतिघात पक्ष की हैं, पर अपनी शिक्षा और अपनी रिक्तिकाओं के कारण उनमें विद्रोह जागा हुआ है, इसलिए वे उधर नहीं जा सकती। तभी तो वे कहीं दीख नहीं पड़ती, ना उस लूटी हुई भीड़ में, ना उस लूटने वाली भीड़ में, ना उस भूखी भीड़ में, ना उस भूखा रखने वाली भीड़ में। वे उस क्रांति में नहीं मिलती, क्योंकि वे उसकी संचालिका नहीं है। वे केवल संदेशवाहिका हैं। मानव बनाता है, विधि तोड़ती है। मानव अपने सारे मंसूबे बांधता है, रात में अंधेरे में छिपकर। विधि उन्हें छिन्न भिन्न करती है, दिन में प्रकाश में खुले परिहास भरे दर्प से। मेरिया और कॉर्मेन ने बहुत रोध होकर रात में निश्चय किया था, दिन में वे भी क्रांति में खो जाएंगी। कॉर्मेन ने छिपे उत्साह से, मेरिया ने छिपी निराशा से, किंतु दोनों ने ही दृढ़ होकर। पर दिन में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वे नहीं सोच पाई कि क्या करें। उन्होंने क्रांति की गति के बारे में जो कुछ सीखा था वह मिगेल से सीखा था, पर मिगेल वहाँ था ही नहीं। उसके साथी उनके अपरिचित थे, और जो परिचित थे भी वे मिल नहीं सकते थे। तब वे क्या करती? कैसे उसके संगठन में हाथ बटाती? उनके पास कोई साधन नहीं था, यदि था तो उन्हें ज्ञात नहीं था। वे अपनी एक ही प्रेरणा पहचानती थी, अपना निश्चय, और उसी को लेकर वे क्रांति करने निकल पड़ी थी। यह कोई नई बात नहीं है। सागर में नित्य ही हजारों और लाखों व्यक्ति कुछ करने निकलते हैं, बिना जाने कि क्या, और कुछ कर जाते हैं बिना जाने कि क्या और कैसे और क्यों। यह तो सामान्य जीवन में ही होता है। जहाँ आदमी की सामान्य बुद्धि काम कर सकती है, तब क्रांति में क्यों नहीं 100 गुना और सहस्र गुना अधिक होगा। जो क्रांति करते हैं उनमें कोई इना गिना होता है जो जानता है कि वह क्या कर रहा है। यदि कोई कुछ जानते हैं तो इतना ही कि वे कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करेंगे। और इतना भी बहुत है, क्योंकि अधिकांश तो इतना भी नहीं जानते कि वे कुछ कर भी रहे हैं, इतना भी नहीं कि कुछ हो रहा है। ये तो एक भीड़ के भीड़पन के नशे में खोकर नींद में चलने वाले रोगों की तरह एकाएक चौंक कर जागते हैं, और तब वे जानते हैं कि कुछ हो गया है। अब जो है वह पहले नहीं था, और पहले नहीं था, और पहले जो था वह अब नहीं है। जो कुछ हो चुका होता है वह एक प्रगूढ़ आवश्यकता के कारण होता है। प्राय परिस्थितियों की अनियंत्रणीय प्रतीक्षित होती है, जो सर्वसाधारण के लिए भले ही क्रियाशील होती है, पर यह सब दूसरी बात है। बल्कि यह तो सही सिद्ध करती है कि सर्वसाधारण का उसके करने में कोई हाथ नहीं होता। हाँ, तो मेरिया और कॉर्मेन एक ऐसी आंतरिक मांग को लेकर अपने जीवन की किसी छिपी हुई न्यूनता को, किसी और भी छिपी हुई प्रेरणा को आज्ञापना से पूरी करने के लिए निकल पड़ी थी। वह था उषा के तत्काल बाद ही, और अब तो दिन काफ़ी प्रकाशमान हो चुका था। धूप में काफ़ी गर्मी आ गई थी। उन्होंने हवाना की गलियों में आकर देखा, कहीं कोई नहीं था। वे इधर उधर ढूंढती फिरी, पर सभी लोग किसी अज्ञात अफवाह के उत्तर में इतने सवेरे ही कहीं गुम हो गए थे। केवल कहीं गली में 2-4 लड़कियां और बूढ़ी औरतें उन्हें मिली, और वे उनके साथ हो ली, और वे धीरे धीरे हवाना के बंदरगाह की ओर उन्मुख होकर चली कि और कहीं नहीं तो वहाँ पर लोग अवश्य मिलेंगे, क्योंकि उसके सब ओर हवाना का अभिजात वर्ग और उनके सहायक राज कर्मचारी
अफसर, सिपाही, पुलिस वाले, व्यापारी इस विराट प्रपंच के स्तंभ बसते हैं। वे क्रांतिकारी नहीं हैं। उनमें क्या था जो क्रांतिकारी कहा जा सकता है? वे एक निश्चय और जीवन के प्रति एक भव्य विस्मय का भाव लेकर चल पड़ी थी। उनमें वह क्रूर प्रचार भाव नहीं था जिससे क्रूसेडर लड़ा करते थे या इस्लाम के मुजाहिद। यदि प्रचार की कोई भावना उनमें थी तो वैसी ही जैसी तिब्बत में होकर चीन जाते हुए बौद्ध प्रचारक कुमार गुप्त के हृदय में। जिधर वे जा रही थी उधर बहुत शोर हो रहा था और उसको सुन सुनकर वे और भी तीव्र गति से चलती जाती थी। उन दो एक बूढ़ी स्त्रियों में भी किसी प्रकार का जोश जाग रहा था। आगे आगे कॉर्मेंट उछलती जा रही थी जैसे सूर्य के 7 घोड़ों के आगे। उषा बीच बीच में कभी वह किलकारी भरकर कहती थी, क्रांति चिरंजीवी हो, और मानो क्रांति की सत्यता के आगे इस नारी के क्षुद्रता के ज्ञान से एकाएक चुप हो जाती थी। तब तक जब तक कि आत्मविस्मृति उसे फिर नारा लगाने की ओर प्रेरित नहीं कर देती। बुढ़िया चुप थी, शायद इसलिए कि उन्हें क्या, उनके 7 पुरखाओं को भी क्रांति का पता नहीं रहा था। और मेरिया, वह इस परिवर्तन की ओर अशांति में भी अपना वैधव्य नहीं भूली थी। वह कॉर्मेंट के साथ साथ चलने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु फिर भी बिना जल्दी के एक भव्य मंथरता लिए हुए। उसमें कॉर्मेंट का उत्साह, सुख, यौवन की प्रतीक्षामान चुनौती नहीं थी, न उन बुड्ढियों का उदासीन विवश स्वीकृति भाव। उसमें था एक संतुष्ट अलगाव, मानो वह कहीं और हो, कुछ और सोच रही हो, कोई और जीवन जी रही हो। उसने मानो इस जीवन की संपूर्णता पा ली थी। क्यों? उसके जीवन में आरंभ से ही वंचना रही थी, लगातार आज तक। तब फिर संतोष कहाँ था? यह जीवन का अन्याय या एक क्रूर अन्याय है कि उन्हीं की वंचना सबसे अधिक होती है जो जीवन से सबसे अल्प मांगते हैं। मेरिया ने कभी जीवन से कुछ नहीं मांगा, इसलिए वह इतनी वंचिता रही है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। किंतु शायद इसलिए वह आज वंचना में इतनी संतुष्ट है कि सोचती है वह सफल हो चुकी है, जीवन पा चुकी है और जी चुकी है। उसने अपना सब कुछ मिगेल को नहीं तो मिगेल के नाम पर दे दिया है। वह विधवा है, मिगेल उसका कोई नहीं है, पर उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। उसके जाने मिगेल उसकी सहायता से छूट गया है, अमेरिका चला गया है, आकर क्यूबा को स्वाधीन और सुशासित कर गया है। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। क्या उसने अपना सब कुछ इसी उद्देश्य से नहीं दे दिया? विधवा मेरिया, तेरी फूटी आंखें, फूटी बुद्धि, फूटे भाग्य, चलो दोनों देखें, संपूर्णता से भी आगे कुछ है। गली से सड़क, सड़क से चौराहे पर आकर वे एकाएक रुक गई हैं। चौराहे के आगे ही हवाना महल के सामने का खुला मैदान है। वहाँ बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और फिर भी लोग सब ओर से धंसे चले आ रहे हैं। कोई कुछ कर नहीं रहा। क्रांति में कौन क्या करता है, पर सब धंसे आ रहे हैं, मानो स्वाधीनता यहीं बिखरी पड़ी है और वे उसे बटोर कर ले जाएंगे। और कोई जानता नहीं कि वे किस लिए वहां आ रहे हैं। केवल और लोगों के उपस्थित होने के कारण वे भी यहाँ आ जुटते हैं। यहाँ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मानवता अपनी मूर्खता का प्रदर्शन अपने ही को करेगी और फिर झेप कर स्वयं लौट जाएगी, या अपने ही से पिटी हुई। सब लोग कहेंगे कि क्रांति सफल हो गई, या दूसरों से तब लोग जानेंगे कि प्रतिक्रांति की जीत रही। और दोनों अवस्थाओं में वे उस ध्येय को नहीं पाएंगे जिसके लिए उनमें अशांति उठ रही थी, क्योंकि अभी उनमें से उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। वे स्वाधीनता के किसी एक नाम से दास्ता का कोई एक नया रूप ले जाएंगे।
मेरिया स्तमित सी होकर खड़ी देख रही है। ये सब भाव उसके हृदय में से होकर दौड़े जा रहे हैं। उसका व्यथा से निर्मल हुआ अंतर बहुत दूर भविष्य को भेद कर देख रहा है। यद्यपि वह वर्तमान नहीं देख पाता, उसके मन में एक निराश प्रश्न उठ रहा है जिसे वह कह नहीं सकती, एक प्रकांड संशय जिसका वह कारण नहीं समझती। उसका हृदय एकाएक रोने लगा है। यद्यपि वह यह जानती है कि उसके इस समय आह्लाद से भर जाना चाहिए, इस नवल प्रभात में जब उसका देश जाकर स्वतंत्र हो रहा है। एक थी कैसांड्रा, जिसकी दिव्य दृष्टि अभिशप्त थी, जिसके फलस्वरूप उसकी भविष्यवाणी का कोई विश्वास नहीं करता था। एक है मेरिया, जो इतनी अभिशप्त है कि स्वयं ही अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं कर पाती। उसे कुछ समझ नहीं आता, वह पागल की तरह देख रही है। नहीं तो वह तो सफल हो चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है। उसे अब क्या, वह तो संतुष्ट है, प्रसन्न है। वह मुड़कर कॉर्मेन की आंखों से खोजती है। कॉर्मेन उससे कुछ ही दूर खड़ी किसी से बात कर रही है। क्या कह रही है? उस व्यक्ति को सुनाकर कार्ल मार्क्स के कुछ वाक्य दोहरा रही है जिसे उन दोनों ने इकट्ठे पढ़ा था। और मेरिया को अनुभव होता है कॉर्मेन प्रयत्न कर रही है कि उन वाक्यों को मेरिया की तरह बोले। वह व्यक्ति उपेक्षा से, तिरस्कार से, शायद क्रोध से या भय से या किसी मिश्रित भाव से सुन रहा है, क्योंकि वह मैकाडो की पुलिस का आदमी है। होने दो। कॉर्मेन की ध्वनि सुनकर मेरिया आनंद से और आह्लाद से भर जाती है। उसका सारा निराशावाद और असंतोष निकल जाता है। क्या हुआ यदि वह कुछ नहीं है? वह कुछ नहीं पा सकी। वह रोती रही, अनाथिनी, अभागी, वंचिता रही है। उसके दो हैं जो ऐसे नहीं, और उसी के कारण ऐसे नहीं, कॉर्मेन और मिगेल। कॉर्मेन जिसे उसने सुखी रखा और जो उसके पास खड़ी है। मिगेल जिसे उसने छुड़ाया है और जो इस समय अमेरिका के पथ पर होगा। ओ स्वतंत्र स्वाधीन क्यूबा, तुझे मेरे ये दो उपहार हैं और मेरा जीवन अब सफल और संपूर्ण हो चुका है। मेरिया का गला घुटता है, वह चीख भी नहीं सकती, झपटती है। उस व्यक्ति ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर कॉर्मेन पर गोली चला दी है। कॉर्मेन बिना खींची हुई सांस को छोड़े भी देर हो गई है। वहां उसके आसपास एक छोटा सा घेरा खाली हो गया है। वह उसके मध्य में खड़ी है। वह एक स्वप्न में आई थी, एक स्वप्न में झुकी थी, अब एक स्वप्न में खड़ी है। एक मरा हुआ स्वप्न उसकी बाह में लटक रहा है, मरा हुआ किंतु रक्त रंजित, अभी गर्म, और उसकी दूसरी बाह उसके सिर पर धरी हुई है, मानो सिर पर कह रही हो, ठहर, अभी यहीं रह। कहीं से उसी व्यक्ति की कर्कश हंसी सुन पड़ती है, पर सहमी हुई भीड़ में कोई नहीं है जो इस समय भी उसे चुप करा दे। और मेरिया के सिर पर से तूफान बहा जा रहा है, निशब्द, भैरव, निरीह है तूफान, पर उसका सिर झुका नहीं। नींद में भीड़ के मुखों में कुछ पड़ रही है, उन मुखों में लगी हुई आंखों में जो उसकी बाह से लटकते हुए अभी तक गर्म रक्त रंजित स्वप्न को देख रही है, किंतु जो मेरिया की फटी आंखों से मिलती नहीं। मेरिया टूट गई है, पर अभी जाती है और सामने देख रही है, सामने जहां भीड़ स्तब्ध हो रही है। यह सब क्षण भर में, क्षण भर तक। तब भीड़ में कुछ फैलता है जो भय से 1000 गुना त्वरगामी जान पड़ता है, और भीड़ भागती है इधर उधर, जिधर हो, कहाँ को न जाने, किससे न जाने, पर यहाँ से कहीं अन्यंत्र, इस स्वप्निल स्त्री रूप की छाया से बाहर कहीं भी, जहाँ संसार का अस्तित्व हो। स्वप्न टूटता है। मेरिया उस भगदड़ में देखती है एक भूखा, लंगड़ा, अधनंगा शरीर, एक प्यासा, थका हुआ, व्यथित मुख जो उसके देखते देखते क्षण भर में ही
अत्यंत आह्लाद और अत्यंत पीड़ा में चमक उठता है और खो जाता है। मेरिया एक हाथ से कॉर्मेन को उठाए है और उसका दूसरा हाथ आगे बढ़ता है, मानो सहारे के लिए। होठ कुछ उठकर खुलते हैं, मानो पुकार के लिए, और मिगेल के लड़खड़ा कर गिरे हुए शरीर को रौंदती हुई भीड़ चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। इसका भी अंत होगा, सभी कुछ का अंत होगा, और नई चीज़ें होंगी जो इससे विभिन्न होंगी। अच्छी हो बुरी हो ऐसा तो नहीं होगी। वह देश के अमर शहीदों में से होगी या अपमानित परित्यक्त वेश्या, सब एक ही बात है। ऐसे तो नहीं होगी, ऐसे खड़ी तो नहीं रहेगी जैसे अब खड़ी है। एक हाथ से कॉर्मेन का शव लटक रहा है और दूसरा मानो सहारे के लिए आगे बढ़ा है। शरीर और मुंह एक दर्प से उठा है जो टूटता भी नहीं। आंखें एक भावातिरेक को लेकर भरी हुई हैं और यह चित्र मानो शब्दहीन, जीवहीन, अत्यंत श्वेत पत्थर का खिंचा हुआ उस जनहीन मैदान में खड़ा है। यह क्या किसी कुछ का संकेत नहीं? कुछ नश्वर, कुछ अमर, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सच्चा, कुछ मूक, कुछ व्यंजक, कुछ अतिशय विकराल। एक हाथ पर मरे हुए प्रेम का बोझ लिए, दूसरे हाथ से किसी चिर विस्मृति मृत प्रेम को भीड़ में से बुलाती हुई, आंखों से भव को फाड़ती हुई एक संदेश वाहिनी पीड़ा। घोड़े गुजर जाते हैं, मनुष्य गुजर जाते हैं, भीड़ गुजर जाती है, प्रमाद गुजर जाता है, पर आशा, बिभ्राट, भूख, भूख, रिक्तता, वेदना, वेदना, पराजय, बिखरी हुई प्रतिज्ञाएं। यह है क्रांति की गति। प्रलय लहरी क्यूबा में जैसे वह अन्यंत्र गुजरी है, वैसे वह सर्वत्र गुजरेगी। विद्रोह है, किंतु कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। मेरिया की अंजिप आंखें, कैसांड्रा का अभिशाप। कैसेंड्रा, अपोलो के वरदान से कैसांड्रा को भवितव्यदर्शिता प्राप्त हुई थी, किंतु उसकी प्रणय भिक्षा को ठुकराने पर अपोलो ने उसे शाप दिया कि उसकी भविष्यवाणी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ट्रॉय के युद्ध के समय और उसके बाद एगामेम्नन की स्त्री बनकर भावी घोर दुर्घटनाओं को देखकर वह चेतावनी देती रही, किंतु ट्रॉय वालों ने उसे पागल समझकर बंद कर रखा और एगामेम्नन ने भी उसकी उपेक्षा की। कैसांड्रा का अभिशाप यही है कि वह भविष्य देखेगी और कहेगी, किंतु कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।